हाय एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाय एवरीवन। एक बार सबसे पहले बता दो, क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई विजिबल? यस। हाय। हाय। कैसे हो आप सभी? एक मिनट में माइक लगा लेता हूँ। कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? आवाज आ रही है? हाँ। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के माफी की, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया। बट कुछ चीजें होती हैं यार जिनको अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, छोड़ो। पढ़ाई पे फोकस करते हैं, रहने दो। यस। पढ़ाई पे फोकस करते हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। डायरेक्ट पढ़ाई की बात करेंगे हम। माफी चाहूंगा कि लेट हो गया, आप सभी का थोड़ा समय मैंने खराब करा। 5:15 की क्लास स्टार्ट होनी थी, बट 5:15 के बाद भी 10 मिनट क्लास लेट हुई है, तो सबसे पहले मैं माफी मांग लेता हूं उसके लिए। ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट हमें आज स्टार्ट करना है। लो वॉइस वॉइस कम आ रही है क्या? लो वॉइस वॉइस कम आ रही है क्या? मुझे तो बेटा वॉइस ठीक लग रही है। आई गेस वॉइस ठीक होगी, है ना? चलो आ जाओ। ग्रेविटेशन का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। L1 कल हमने कर लिया था। आई गेस L1 जो है, उसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक जो मुझे आपको पढ़ाना था आज, वो फ्री फॉल था। यही था क्या? यहीं से हमें स्टार्ट करना है? यहीं से हमें स्टार्ट करना है? क्या हुआ है यार? इन चीजों के बारे में मैं अब क्लास में बात करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। बट और तुम्हारी क्लास की तो ये बात है भी नहीं, क्लास 10th की बात है। और मतलब यार, देखो मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वैसे हमारा काम पढ़ना है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं आज पढ़ाऊंगा। आज मैं सिर्फ पढ़ाने के मूड से आया हूँ, आज हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। बट मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि होता क्या है, जो आपके सीनियर बैच है क्लास 10th, उसमें ना क्योंकि वो 10th से अभी 11th में जाने वाले हैं, और 11th में जब बच्चे जाते हैं ना, तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी, उनको तैयारी करनी होती है, जैसे IIT जेई नीट, आपको भी सबको पता होगा। तो क्योंकि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, शोभित भैया उनके बड़े भाई हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा तुम्हें वो छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम तुम्हें ना एकदम खुल के वो चीजें बताते हैं कि यार देख, जब मैं अपनी IIT की तैयारी कर रहा था, क्योंकि हम दोनों ने IIT का एग्जाम क्रैक करा हुआ है यार, मेरे को तो IIT दिल्ली मिला भी हुआ है। सो जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर मैं वो शेयर करता रहता हूँ। आप भी जब 10th में आओगे, आपके साथ भी वो मैं शेयर करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके अंदर हम कभी कभार ना रियलिटी बता देते हैं, बस। रियलिटी क्या कि यार, कोचिंग के अंदर कैसे स्कैम करते हैं, कैसे आपके पेरेंट्स के वो जो 1-1 1.5 लाख रुपए होते हैं ना, इतनी ज्यादा फीस लेके, और तुम्हें वहां पढ़ाई नहीं कराई जाती। कोचिंग माफिया के बारे में हमने कुछ बोल दिया, देन फिर उसके बाद तो मतलब, अब मैं क्या बोलूं यार, आगे चीजें मतलब मतलब अगर अब रियलिटी भी आप बोल रहे हो, और उस रियलिटी पे भी अगर लोग हम पे ही सवाल उठाएंगे, अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं कि पिछले 1-2 दिन में अभी क्या हुआ है। चलो कोई नहीं, अभी अभी क्लास के इस डेकोरम को खराब नहीं करते। वो चीजें आपको शोभित भैया ही बताएंगे, उन्हीं को बताने दो कि क्या क्या चीजें हुई हैं। एंड मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, और मेरा मन भी नहीं है इनके बारे में बात करने का, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी मन नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। है ना? मैं बस पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं शांति से तुम लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड बातें करना चाहता हूँ। अब मैं क्या बोलूँ, बस बस इतना ही है, बस इतना ही है। 4 तारीख को जब, अगर आप दिल्ली रहते हो तो आप मिलने आओगे अगर, तो उस तब तब बात कर लेंगे। अभी इन सब चीजों का कोई बात नहीं है, बट बस बात इतनी है कि अगर आप सच भी बताओगे लोगों को, तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं ना, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बस रियलिटी ये है। हम बस थोड़ा बहुत सच बोल रहे थे, और हुआ क्या कि हमारे सच को न्यूज चैनल, मीडिया हाउसेस सब ने कवर कर लिया कि यार देखो, इन टीचर्स ने बताई IIT जेई और नीट कोचिंग के माफिया की रियलिटी, सबने कवर कर लिया था, हम हेडलाइन के अंदर आ गए थे। और फिर उसके बाद
चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। इन फालतू बातों को बाद में करेंगे और अभी हम पढ़ाई पे आते हैं। आ जाओ पढ़ाई पे आते हैं। हम स्टार्ट कर रहे थे आज फ्री फॉल से बेटा। फ्री फॉल पे ना मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। मैंने आपको ये बोला था कि यार आप ना फ्री फॉल को पढ़ के आना, राइट? मैंने बोला था क्या कल? मैंने तुमसे बोल दिया था ना कि तुम्हें कल याद करके आना है। बोला था या नहीं बोला था? मैंने जल्दी बता दो। हाँ बिल्कुल बोला था। जितना मुझे याद है मैंने तुम सबसे बोला था कि वो जो तुम्हें इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो कि हमने मोशन चैप्टर में पढ़ी थी, वो सब आपको याद करके आनी है। बोला था ना मैंने? राइट राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, बच्चे लिख रहे हैं यस। ठीक है ठीक है। ये कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं जो कि आपको पता भी होंगी। अब जब भी कोई चीज नीचे फ्री फॉल कर रही होती है या तो आप किसी चीज को ऊपर उछालते हो, तो साइन कन्वेंशन कैसे लेने होते हैं वो आपको कल मैंने याद करके आने के लिए बोला था। अगर बच्चे फिर भी याद नहीं करके आए हैं, एक मिनट जरा इमोजीज को बंद करने दो मुझे। हाँ देखो, अगर फिर भी तुम याद करके नहीं आए हो तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। अगर एक बॉल है, उस बॉल को ऊपर फेंका जाएगा, ऊपर फेंका जाएगा, तो देखो तुम्हें ना साइन कन्वेंशन की एक ट्रिक बताता हूं। मैंने ना तुम्हें एक ट्रिक बताई थी मोशन चैप्टर, अगर आपने पढ़ा होगा मुझसे तो। मैंने ट्रिक ये बताई थी, आपको सब कुछ पॉजिटिव लेना है। बट जब आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो ना, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे लगता है। अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगेगा। नीचे क्यों लगेगा? क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी नीचे खींचती है, हाँ या ना? तो जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे ना, तो आपको बस जो जी की वैल्यू है वो -9.8 या फिर -10 लेनी है। ठीक है, मतलब माइनस लेनी है वैल्यू। और अगर कोई चीज ऊपर से नीचे ड्रॉप करी है, तो वहां पर आपको जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ये मैंने एक ट्रिक दी थी, अगर आपने मोशन चैप्टर पढ़ा हो। मैंने आपको ये बोला था कि यार आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक ट्रिक मैं आपको दे देता हूं, जब भी किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो तो जी की वैल्यू नेगेटिव ले लेना, जब किसी चीज कोई चीज नीचे ड्रॉप हो रही है तो पॉजिटिव ले लेना। वेरी सिंपल, मैंने आपको बहुत इजी टर्म्स के अंदर ये शायद बताया भी था। ठीक है, अब इसी चीज से आप कोई भी क्वेश्चन यहां सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी आप किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। ठीक है, और जब किसी बॉल को ऊपर उछालते हो तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि इस पॉइंट पे जाके बॉल रुक जाएगी, इस पॉइंट पे जाके बॉल रुक जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, डन है। बाकी कुछ और चेंज करने के लिए मैंने आपको नहीं बोला था। हाँ याद है याद है याद है याद है याद है, चलो बहुत बढ़िया, सबको याद है। सबको याद है। क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। देखो हमें हाइट दे रखी है 20 मीटर, यानी एक बॉल को ड्रॉप किया गया है एक बिल्डिंग से। मान लो एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की जो हाइट हमें दे रखी है, वो बिल्डिंग की हमें हाइट दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यानी जब वो नीचे गिर रहा होगा तो जस्ट गिरने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। अच्छा जब भी किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है, आपको बताइए। अच्छा कोई भी चीज अगर नीचे आ रही है तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेनी है? पॉजिटिव जी, नेगेटिव नहीं लेनी, क्योंकि नीचे आ रही है। नीचे आती है तो पॉजिटिव, ऊपर जाती है तो नेगेटिव। ठीक है बहुत बढ़िया। बाकी हाइट आपको गिवन ही है, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट। तो अब मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे? देखो तीन चीजें गिवन है, एक दो तीन, निकालना क्या है? ये निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत बढ़िया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। देखो u की वैल्यू तो जीरो है तो ये तो कट जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? g के बराबर, g को हम 10 ले सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 20। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर की वैल्यू 400, और 400 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 20 के बराबर। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें? फटाफट से, कोई दिक्कत? समझे?
तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें कि बॉल को हमने नीचे ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करा है, फेंका नहीं है, ड्रॉप करा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर बॉल को ऊपर उछालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, एक ड्रॉप का देख लिया, तो एक ऊपर उछालने का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कहां गया? कोई ऊपर उछालने वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? एक मिनट, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं डाला शायद, कोई बात नहीं, हम खुद बना लेते हैं। एक बॉल है, एक बॉल है, उसको ऊपर थ्रो करा गया है विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है मैक्सिमम हाइट वो कितना जाएगी, वो जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी। अब तुम बोलोगे भैया यहां पे तो सिर्फ एक ही चीज गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी। अरे यार, जब भी किसी चीज को ऊपर उछालेगा तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी उस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? शून्य, जीरो हो जाएगी। ठीक है भैया, अब भी दो ही चीजें गिवन है, तीसरी चीज क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है -g, यानी -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और निकालना है क्या है आपको? हाइट निकालना है, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बताओ कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं क्या बेटा? लगा दो, बहुत बढ़िया। v² - u² = 2as। v की वैल्यू तो 0 है, -20 का स्क्वायर होता है 400, -400 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसल आउट हो गया, 0 से 0 कट गया, और ये 2 से यहां 20 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 20, यानी जो हाइट है वो है 20 मीटर। सबका 20 आया। 9.8 क्यों नहीं लिया? देखो क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन नहीं है तो 10 ले लो, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बट अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि टेक g इक्वल्स टू 9.8, तब तो तुम्हें 9.8 लेना ही पड़ेगा ना। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना बेटा, तो जरूरी नहीं है तुम 9.8 लो। पता है क्यों? क्योंकि 10 से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, चलो डन है। बहुत बढ़िया, एक ऊपर वाला सवाल देख लिया, एक नीचे वाला सवाल देख लिया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना तुम मुझे बताओगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता है। इस पे स्टार भी मार्क कर लेना, डबल स्टार। बताओ, टू बॉल्स आर रिलीज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, फ्रॉम सेम हाइट, ठीक है, सेम हाइट से रिलीज करा है। वन बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। देखो करा क्या गया है, एक बिल्डिंग है, एक बॉल को तो हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंका गया है, और एक बॉल को बस छोड़ दिया गया है, यानी एक बॉल को बस ऐसे ड्रॉप कर दिया गया है। तो एक बॉल तो ड्रॉप कर गई, और दूसरी बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंका तो वो ऐसे करके नीचे आया होगा, है ना, ऐसे करके वो नीचे आया होगा। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी बॉल, ये है बॉल ए, ये बी, इन दोनों में से बेटा कौन सी बॉल पहले नीचे गिरेगी? पहले कौन सी बॉल नीचे ग्राउंड पे टच होगी? बताओ क्या लगता है? ऑब्वियस सी बात है, बच्चे बोलेंगे भैया जिस बॉल को ड्रॉप करा गया है वो बॉल पहले गिर जाएगी, और जिसको हॉरिजॉन्टल फेंका गया है वो बाद में गिरेगी। यही सोच रहे हो, बट तुम गलत हो। देखो यहां पे होता क्या है ना, ए और बी दोनों एक साथ ग्राउंड पे आएंगी, दोनों एक साथ ग्राउंड पे आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने इस ए बॉल को नीचे फेंका नहीं है, हमने इसको नीचे ड्रॉप करा है। ड्रॉप मतलब समझते हो? ड्रॉप मतलब होता है बस छोड़ देना, बस छोड़ देना। हमने इसको फेंका नहीं है बेटा, हमने इसको बस ड्रॉप करा है, और दूसरी बॉल को हमने सीधा फेंका है, स्ट्रेट। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया ये एक साथ क्यों नीचे आ रही है, रीजन क्या है? देखो रीजन क्या होता है ना, वेलोसिटी जो होती है, समझना बेटा, जब आपने इस बॉल को ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, देखो ये होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सीधी वाली, और ये होती है वर्टिकल वेलोसिटी, है ना, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। क्या मैंने इस बॉल को कोई वर्टिकल वेलोसिटी दी? नहीं दी, मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से होगा क्या कि ये बॉल थोड़ी दूर आगे जाएगी, लेकिन लेकिन हमने इसको वर्टिकल वेलोसिटी तो दी नहीं, और जब तक मैं वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दूंगा तब तक इसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी आएगी नहीं। और
इस बॉल के पास भी कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है क्योंकि इसको भी बस मैंने ड्रॉप करा है, अरे फेंका थोड़ी ना, ड्रॉप करा है। तो इसका मतलब है दोनों के पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए ये दोनों एक साथ ग्राउंड पे हिट करेंगी, इसलिए ये एक साथ ग्राउंड पे हिट करेंगी। ठीक है, बताओ क्लियर है क्या? एक बार बता दो, अगर समझ आ गया है तो चैट में लिख दो। ठीक है, जब तक आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं, जब तक वर्टिकल वेलोसिटी नहीं देंगे तो बॉल कभी भी ग्राउंड पे अलग स्पीड से नहीं आएगी या जल्दी नहीं आएगी, दोनों सेम ही टाइम पे आएंगे क्योंकि दोनों के पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। बट अगर इस क्वेश्चन में एक बॉल को मैं ऐसे नीचे फेंक दूं या तो ऊपर फेंक दूं, हां, तब आंसर बदल जाएगा, तब जिस बॉल को आप नीचे फेंकोगे वो जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप करते चलना फटाफट से। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फॉर 5 सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल में क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना, एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो फ्री फॉल करता है, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस जी के बराबर होती है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, चलो, और हमें पता है टाइम, कितने टाइम के लिए फ्री फॉल करा, 5 सेकंड के लिए फ्री फॉल करा, तो आपको बताना है कितना डिस्टेंस उसने कवर करा होगा, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है एक तरीके से। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, देखो कितनी चीजें हैं, 1 2 3, निकालना क्या है, ये निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू तो 0 है तो ये कट जाएगा, हाफ जी की वैल्यू 10 ले लो और टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, ये आ गया 125 मीटर, तो इतने टाइम में 125 मीटर नीचे बॉल आ जाएगी। इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है। कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए की जगह मैं जी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हो। u की वैल्यू 0 है, g है 10, टाइम कितना है, टाइम है 5, तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। आ गया क्या सबका? कैलकुलेशन में थोड़ी जल्दी तो नहीं कर रहा बेटा? अगर मैं कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूं तो एक बार बता दो, मेरे को कैलकुलेशन की आदत है तो मैं थोड़ी फास्ट कर रहा हूं, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है ना तो एक बार कमेंट करके बता देना ना। हाँ, कैलकुलेशन मतलब वैसे इजी है, बट हाँ हो सकता है तुम्हें थोड़ा टाइम लग रहा हो, मैं थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूं, हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल होगा, मोस्टली बच्चों के साथ होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आदत है तो मैं बहुत जल्दी करता हूँ ये सारी कैलकुलेशन ना। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई, एक टावर है 100 मीटर हाई का, देखना बेटा एक टावर है, और ये क्वेश्चन ना वैसे पता है 11th क्लास का है, बट मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि कुछ कुछ स्कूल्स में ये पूछ लिया जाता है। एक स्टोन को क्या करा है, गिरने दिया है, ये जो टावर की जो हाइट है वो कितनी है, वो है 100 मीटर, 100 मीटर, और उसको फ्री फॉल करवाया है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, एक दूसरे स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है ना, इसको ड्रॉप करा है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, बट इस स्टोन को ऊपर फेंका है विद अ वेलोसिटी 25, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 है। चलो कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दीज टू स्टोन विल मीट, यानी कितने टाइम बाद ये आपस में आके टकराएंगे। खुद सोचो, अगर मैं एक बॉल को नीचे से ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं और एक बॉल को मैं ऐसे ऊपर उछाल रहा हूं, तो एक पॉइंट आएगा जब वो टकरा जाएंगे, तो आपको वही बताना है कितने टाइम में, कितने सेकंड्स में वो आपस में टकरा जाएंगे। कैसे करोगे बताओ, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो बेटा, ये से 11th का क्वेश्चन है तो बहुत कम बच्चों से हो पाएगा, बट मैं बता रहा हूं, तुम ऐसे सोचो,
कि जब दोनों बॉल टकराएंगी, मान लेते हैं हम ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जहां पे, एक मिनट, ये एक पॉइंट है जहां पे दोनों बॉल टकरा रही हैं, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो जितना टाइम इस बॉल को यहां तक आने में लगा होगा, उतना ही टाइम इस बॉल को भी यहां तक आने में लगा होगा। यस और नो? अरे यस और नो? जितना टाइम इस बॉल को यहां तक आने में लगा होगा, उतना ही इस बॉल को इधर से इधर तक आने में लगा होगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? बताओ। इस पता है तुम्हें, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का एक मतलब शायद ये सेम ही है, या फिर इसका एक वर्जन, इसका एक वर्जन है क्वेश्चन का, तो ये सेम ही है, वो एनसीईआरटी में भी है, तुम्हारे चैप्टर की, इसी चैप्टर की एनसीईआरटी में भी है। ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा, है ना, ऐसा एक दिख जाएगा। स्कूल्स में कम पूछा जाता है, बट जो थोड़े हाई लेवल वाले स्कूल होते हैं उनमें पूछा जाता है। चलो तुम 2 मिनट दिमाग लगाओ, सोचो पहले, तुम दिमाग लगाओ जरा एक बार ना, कैसे होगा। चलो पहले तुम दिमाग लगा लो, बच्चे कह रहे हैं टाइम दे दो, टाइम दे दो, तुम दिमाग लगा लो। 30 सेकेंड दे रहा हूं मैं तुम्हें, तुम सोच लो जब तक ना। लगा लिया? चलो ठीक है, सबने दिमाग लगा लिया। अब मैं बता देता हूं, अब मेरी बात सुन लो 2 मिनट के लिए। देखो मान लो इस पॉइंट पे टकराए, तो इस पॉइंट पे ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम इसको लगा होगा, उतना ही टाइम इसको लगा होगा। मान लेते हैं उस टाइम को हम ले लेते हैं टी, उस टाइम को हम ले लेते हैं बेटा क्या, उस टाइम को हम ले लेते हैं टी। कितना ले लेते हैं? उस टाइम को हम ले लेते हैं टी, टी टाइम ले रहा हूं मैं, टी टाइम, ठीक है। मान लो इसने इधर से लेकर इधर तक में जो हाइट कवर करी वो है h1, और इसने यहां से यहां तक में जो हाइट कवर करी वो है h2, h2, ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, पहली चीज, h1 प्लस h2 विल बी इक्वल्स टू 100 मीटर। पहले तो ये बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये h1 ये h2, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो 100 मीटर के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे 100 मीटर है, ठीक है, क्लियर। अब मैं h1 निकालता हूं। h1 क्या है? ये हाइट। कैसे निकालूंगा? इस बॉल के लिए अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं s यानी h1, h1 इक्वल्स टू यूटी, यूटी। अब अगर कोई भी बॉल नीचे आ रही होती है तो आपको g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी होती है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी क्या है? जितने टाइम में यहां से यहां तक आया, ठीक है। तो u तो 0 है, तो ये काट दो, तो h1 की वैल्यू आ गई कितनी? हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर इस बॉल के लिए, इस बॉल के लिए मैं h2 निकालूं, h2 निकालूं, ठीक है, इस बॉल के लिए मैं क्या करता हूं बेटा? h2 निकालूं, तो मैं क्या करूं? वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूं, h2 इक्वल्स टू यूटी, यू क्या है? 25, यानी यूटी। अब देखो जब भी कोई बॉल ऊपर जा रही होती है तो मैंने तुम्हें बताया था जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी होती है, याद आ गया? तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ कि ना? कोई दिक्कत? क्यों नेगेटिवली? क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी होती है, ठीक है। अब ये है h1, ये है h2, ये है h1 और ये है h2। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो उसकी वैल्यू 100 के बराबर होनी चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे बेटा तो ये माइनस जीटी स्क्वायर से प्लस जीटी स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या? बचेगा 25t, 25t, यानी इसकी वैल्यू आ गई 25t इक्वल्स टू 100, और t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। कितनी आ गई? 4 सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। डन? हाँ बहुत बढ़िया। यूटी इसमें कट करा है ना बेटा, यूटी इसमें कट करा है क्योंकि यहां यू की वैल्यू 0 है, यहां तो कट नहीं करा, यू की वैल्यू 25 है,
ठीक है, तो अब इसका आंसर आ गया, मतलब 4 सेकंड बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि किस हाइट पे जाके मिलेंगे, यानी आपको नीचे से ऊपर तक की वो हाइट बतानी है, यानी आपको ये H2 बतानी है कि किस हाइट पे जाके वो टकरा जाएंगे। तो H2 की वैल्यू अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूले में T की वैल्यू पुट कर दो 4, है ना। तो अगर मुझे H2 निकालना है तो H2 की वैल्यू हो जाएगी, T की वैल्यू 4 पुट कर दो, 100 माइनस हाफ इंटू 10, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये आ गया 80, और H2 की वैल्यू हो गई 20 मीटर, H2 की वैल्यू हो गई 20 मीटर, यानी 20 मीटर के हाइट पे ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। 20 आ गया सबका? ठीक है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर तुम्हारा स्कूल में टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बिल्कुल आ सकता है पेपर के अंदर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं जो कि छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, लाइक 7th 8th, तुम्हारे भाई बहन हैं ऐसे? बताओ। अगर तुम्हारे ऐसे भाई बहन हैं, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि हम नेक्स्ट टॉपर्स में तुम्हारे छोटे भाई बहन जो हैं, लाइक जो छोटी क्लासेस में हैं, जैसे 8th के अंदर, 7th के अंदर, 6th के अंदर, अगर उनके लिए भी हम नेक्स्ट टॉपर की एक टीम बनाएं, है ना, तो क्या लगता है तुम्हें, ऐसा हमें करना चाहिए? मतलब मैं बस पूछ रहा हूं तुमसे, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या लगता है तुम्हें कि उनको भी एक नेक्स्ट टॉपर की अगर टीम मिलेगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुम लोगों को तो पढ़ने में मजा आ रहा है, होप आ रहा होगा, और तुम्हारे जो छोटे भाई बहन है, तुम्हें क्या लगता है अगर उनके लिए भी हम एक ऐसी टीम बना दे तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा? यस, मेनली बच्चे यस लिख रहे हैं, है ना। इन फ्यूचर मैं बिल्कुल प्लान कर रहा हूं ये चीज कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो कि छोटी क्लासेस में है, क्योंकि तुम्हें भी याद होगा जब तुम छोटी क्लासेस में थे, या तो होम ट्यूशंस के लिए आते होंगे तुम्हारे घर पे, या तो तुम कहीं पे ट्यूशन पढ़ने जाते होगे, या तो स्कूल के आपके कोई टीचर होंगे जिनके आप ट्यूशन पढ़ा करते हो। अब क्या होता है, जो होम ट्यूशन वाले आते हैं वो तो बहुत महंगे होते हैं, सब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत पैसा लगता है, राइट। दूसरी चीज, अगर आप कहीं ट्यूशन वगैरह में जाते हो तो शायद उतना अच्छे लेवल पे, उतने अच्छे क्वालिटी में आपको पढ़ाई नहीं मिलती होगी छोटी क्लासेस के अंदर। 9th में तो तुम नेक्स्ट टॉपर से पढ़ रहे हो तो तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, बट तुम्हें भी याद होगा छोटी क्लासेस में शायद तुम्हें वो सब नहीं मिल पाया होगा, है ना, कोई तुम्हें शायद गाइड करने के लिए नहीं था। सो ये मैं जरूर सोच रहा हूं कि तुम्हारे जो छोटे भाई बहन है उनके लिए भी हम ऐसी चीज बनाएं, उनके लिए भी हम कुछ ऐसा लेकर आए जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, ताकि ये जो महंगे महंगे ट्यूशंस हैं, ये जो होम ट्यूटर्स वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें कि इतने पैसे देने पड़ते हैं होम ट्यूटर्स को, घर पे आओ पढ़ाओ बच्चों को, वो उस कॉन्सेप्ट को खत्म करें, और हम जिस प्यार से आपको पढ़ाते हैं उस प्यार से उनको भी पढ़ा पाए। तो यस, वी विल बी प्लानिंग वेरी सून, है ना। अगर सब कुछ अच्छा रहा सो विल श्योरली प्लान, ऐसा भी कुछ प्लान हम कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं, ये हो गया एक सिंपल सा पार्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं ग्रेविटेशन के अगले पोर्शन के ऊपर। देखो एक टॉपिक होता है कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ एनसीईआरटी से डिलीटेड है, आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा, 2 साल पहले आता था, अब हट चुका है, तो कैपलर्स लॉ आपको नहीं पढ़ना है। डायरेक्टली आते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट ना फोर्स ही है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, उसको हम थ्रस्ट बोलेंगे। तो थ्रस्ट कुछ नहीं है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है, राइट। थ्रस्ट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस, यानी एक सरफेस है उस पर अगर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, यानी 90 डिग्री पे अगर फोर्स लग रही है, उसको हम बोल देंगे थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इज द फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो थ्रस्ट का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। ये एक नया टॉपिक है, ग्रेविटेशन का पहला वाला पोर्शन खत्म हो गया, दूसरा पोर्शन है, इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे थ्रस्ट,
प्रेशर और फ्लूइड, वो सब हमें अब पढ़ना है। आ जाओ, ये तो था थ्रस्ट। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है ये जो आप फोर्स लगा रहे हो ना, ये जो आप थ्रस्ट लगा रहे हो पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी एक छोटे से एरिया पे आप कितनी फोर्स लगा सकते हो उसको हम बोलते हैं प्रेशर। बोलते हैं ना कि हथौड़े से मारोगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, उसका मतलब क्या होता है? पर यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स आप लगा सकते हो। ठीक है, तो प्रेशर होता है फोर्स, फोर्स या फिर थ्रस्ट भी बोल सकते हो, पर यूनिट एरिया। प्रेशर का जो यूनिट होता है बेटा वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है पास्कल बेटा। और बार बार क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, डिफाइन 1 पास्कल। तो 1 पास्कल क्या है वो मैं डिफाइन करता हूं, एक मिनट पानी पी रहा हूं बस। वन पास्कल क्या है उसको हम डिफाइन कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एक पास्कल क्या है? 1 पास्कल इज द प्रेशर। 1 पास्कल क्या है? 1 पास्कल इज द प्रेशर when the force of 1 Newton is applied on a surface area of 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लगेगी तो जो प्रेशर जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे 1 पास्कल प्रेशर। ठीक है, 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स नॉर्मली ऑन द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया 1 पास्कल। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको प्लीज ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये मैंने कई स्कूल्स के पेपर में देख लिया, डिफाइन 1 पास्कल, डिफाइन 1 पास्कल बार बार पूछा जाता है। तुम्हारे पेपर में भी बिल्कुल दिख सकता है तुम्हें। चलो अब ना इसके क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन क्या? अगर तुम ध्यान से देखो, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, यही है। तो अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या कम हो जाएगा? यस और नो? अगर मैं एरिया को बढ़ा दूंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर मैं एरिया को घटा दूंगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। यही है, अगर एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। अब इसके ना एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, समझाता हूं कैसे। एप्लीकेशन देखना, पहला एप्लीकेशन, व्हाई डज शार्प नाइफ कट बेटर देन ब्लंट नाइफ? बोलते हैं ना कि चाकू की जो धार है वो पैनी होनी चाहिए। अगर उसकी धार पैनी नहीं होगी, चाकू पैना नहीं होगा, तो अच्छे से कट नहीं पाएंगी सब्जियां। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर एक पैना चाकू है ना, तो उस पैने चाकू का सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है। यानी आप कम फोर्स में भी ज्यादा प्रेशर जनरेट कर सकते हो और आप इजीली सब्जियों को, वेजिटेबल्स को काट सकते हो। लेकिन अगर एक चाकू है जिसकी धार खराब हो गई है, ब्लंट नाइफ है, तो उससे क्या होगा? उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग? यानी अगर आपने देखा हो जो स्कूल बैग होता है ना, उसकी जो स्ट्रैप होती है वो बड़े चौड़े होते हैं, है ना, बड़े ऐसे चौड़े चौड़े होते हैं, शोल्डर पे आते हैं, है ना, पतले पतले स्ट्रैप नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर पतला स्ट्रैप होगा तो देखो एरिया कम हो गया, तो प्रेशर तुम्हारे शोल्डर्स पे ज्यादा लगेगा। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर तुम्हारे शोल्डर्स पे कम लगेगा। ठीक है, इस वजह से जो स्ट्रैप होते हैं वो चौड़े होते हैं, अगर वो पतले हो गए तो तुम्हें प्रेशर ज्यादा लगेगा और तुम्हें दर्द महसूस होगा कंधों पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Why do your feet sink deeper into loosened sand when standing upright, but when lying down you don't sink? मान लो तुम एक रेगिस्तान में चले गए, डेजर्ट के अंदर, और डेजर्ट में अगर तुम खड़े हो तो तुम नीचे धसोगे, है ना, जब तुम पैरों के बल खड़े हो। लेकिन अगर तुम लेट जाओगे ना डेजर्ट में तो तुम अंदर की तरफ नहीं जाओगे। ऐसा होगा, ट्राई करके देखना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम खड़े हो ना तो तुम्हारे 2 पैर हैं, इस पैर के ऊपर तुम्हारी बॉडी की पूरी फोर्स लग रही है, और पैर का सरफेस एरिया कम होता है, पैर का सरफेस एरिया कम होता है, यानी प्रेशर ज्यादा लगता है, क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, जिस वजह से तुम अंदर चले जाते हो। अगर तुम लेटे हुए हो तो सरफेस एरिया बहुत सारा है बॉडी का, तो प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अगला करते हैं,
गिव रीजन रेयर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर आर ब्रॉड। अगर आपने देखा हो, ये जो पीछे वाला टायर होता है ट्रैक्टर का, ये हमेशा से बहुत चौड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड होता है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर्स को ना सॉइल पे चलना होता है, उनको सॉइल पे चलना होता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा द प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड, सो इट कैन इजीली ट्रेवल इनटू सॉइल, यानी सॉइल में वो आराम से ट्रेवल कर पाएगा। अगर पतले टायर हो गए ना तो सॉइल में धंस जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Why do nails have sharp end? अगर आपने कील देखी हो तो कील की जो एंडिंग होती है वो शार्प होती है। क्यों? सरफेस एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, तो इजीली दीवार के अंदर ये जा सकता है। इन सबको एक बार रीड कर लेना बाद में। Why does camel have broad feet? कैमल के जो फीट्स होते हैं वो आपने देखा होगा ऐसे ब्रॉड होते हैं। क्यों? सेम रीजन, सरफेस एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, तो वो डेजर्ट्स में इजीली वॉक कर सकते हैं। चलो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ। सॉल्व करो। मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है बेटा ये क्वेश्चन प्रेशर का क्वेश्चन है, क्योंकि इस टॉपिक में प्रेशर आएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक का मास हमें दे रखा है और हमें उसके डायमेंशन दे रखे हैं। डायमेंशन क्या है? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद द साइड्स ऑफ द डायमेंशन 20x10 एंड 40x20। यानी एक ब्रिक है, एक ब्रिक के अलग अलग डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक टेबल पे रख रहे हैं, पर दो तरीकों से रख रहे हैं। एक बार हमने क्या करा, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट को हमने ऐसे नीचे एक सरफेस एरिया से उसको ऐसे नीचे रख दिया। दूसरी बार हमने क्या करा, लेंथ और ब्रेथ हमने उसको ऐसा सीधा रख दिया। हमने दो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उस ब्रिक को रखा। पहले तो हमने इस सरफेस एरिया की मदद से रखा, जैसे आप देख भी सकते हो, हमने ऐसा सीधा रख दिया ब्रिक को। और एक बार हमने क्या करा, एक बार हमने ऐसे टेढ़ा रख दिया। ठीक है, दो तरीकों से रखा। तो दोनों में आपको प्रेशर की वैल्यू बतानी है, प्रेशर कितना लगेगा। तो देखो, प्रेशर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। अब तुम बोलोगे फोर्स कितनी लगेगी? अगर कोई भी चीज रखी हुई है तो वो फोर्स अपने वेट के बराबर लगाएगा, जितना उसका वेट होगा। मास हमें गिवन है, वेट निकाल लोगे, mg, तो वेट कितना होगा? 50 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स लगाएगा 50 न्यूटन। अब पहले केस में एरिया कितना होगा? ये 20 सेंटीमीटर है बेटा, इसको 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से डिवाइड कर लेना। 0.2 मीटर, 0.1 मीटर। ठीक है, तो एरिया कितना होगा? 0.2 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, एक दो, दो जीरो ऊपर, तो एक दो, ये आ गया। इसको और सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये आ गया आपका प्रेशर। पहले केस के लिए आपका प्रेशर आ गया, क्योंकि जो एरिया था वो क्या था? 0.02। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.4 और ये 0.2। अब यहां पर अगर तुम एरिया देखोगे तो वो आएगा कितना? 0.08। ठीक है, तो अब अगर सेकंड केस में प्रेशर निकालूं तो फोर्स तो सेम ही है, बट एरिया बदल गया है। ठीक है, सॉल्व कर लो। 5 4 जा किससे कट जाएगा ये? एक बार इसको सॉल्व करना, किससे कट रहा है? 6 8 जा, 6 8 जा 48, 6 2 जी 16, 8 5 जा 40, 625, 625 आ रहा है क्या? चेक करना जरा, चेक करो। 625 आ रहा है क्या? एक बार सब चेक करके बताना। 625 अगर आ रहा है तो जल्दी बता देना।
पास्कल जरूर लगा लेना बेटा, पास्कल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल लगा लेना। यस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी, वैसे मैथमेटिक टाइप का क्वेश्चन था बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स तो सेम ही है बट एरिया बदल रहा है, और एरिया आपने निकाल लिया दोनों केसेस के लिए, ठीक है। बस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो, ये हो गया आपका प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब आता है अगला टॉपिक, प्रेशर इन फ्लूइड। अगर मैं बात करूं किसी भी लिक्विड की, लिक्विड की, है ना, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं किसी भी लिक्विड की, है ना, तो लिक्विड्स में क्या प्रेशर लगता है, और अगर लगता है तो वो कैसे लगता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैं एक एग्जांपल में आपको देता हूं। अगर आप एक ओशन में हो, एक समुद्र में हो, और समुद्र में अगर आप गहराई में जाते जाओगे ना, तो जितने गहराई में जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर आपकी बॉडी पे महसूस होने लगेगा, ठीक है। एक ओशन की गहराई में इतना एक्सट्रीम प्रेशर होता है ना कि एक ह्यूमन बॉडी का कचुंबर बन सकता है। कचुंबर यानी एक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है बॉडी, हड्डियां तक तोड़ सकता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है ओशन की डेप्थ में। यस, तो यानी पानी भी प्रेशर लगाता है, और वो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है जैसे आप डेप्थ में यानी गहराई में जाते जाते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स की। पहली, एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, यानी अगर एक बीकर है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट पे हर डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, हर डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा, डिपेंड्स ऑन डेप्थ, जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, यानी शेप पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है कि जिस चीज को आप पानी के अंदर डाल रहे हो उसकी शेप कैसी है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कोई भी शेप हो, प्रेशर बराबर ही लगना है। प्रेशर एंड फ्लूइड डेंसिटी, देखो अगर मैं आपको प्रेशर बताऊं ना, तो डिपेंड करता है जिस भी लिक्विड के अंदर आपने उस ऑब्जेक्ट को डाला है, उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। अब तुम बोलोगे भैया डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी समझ लेते हैं, पहले आ जाओ। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को तुम ऐसे समझो कि कोई चीज कितनी ज्यादा ताकतवर है वो हम उसकी डेंसिटी बोलते हैं। यानी अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है यानी वो ज्यादा शक्तिशाली है, इट इज वेरी, मतलब वो ऐसे समझो कि वो ज्यादा ताकतवर है, तो वो क्या है, वो भारी होगी ज्यादा। अगर कोई भी चीज ताकतवर है तो वो थोड़ी ज्यादा भारी होगी, राइट। तो डेंसिटी को तुम ऐसे लिख सकते हो, भारीपन। क्या लिख सकते हो कि कौन कितना ज्यादा भारी है, वो डेंसिटी बताता है, ठीक है। तो अगर फ्लूइड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। क्या बात समझ में आई, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, चलो, तो डेंसिटी समझ आ गया, भारीपन से तुम डेंसिटी को समझ सकते हो, ठीक है। अब यहां पर एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं बायोएंट फोर्स। बाइंड फोर्स सुना हुआ है, क्या होता है बाइंड फोर्स, ये बाइंड फोर्स कौन सी बला है। अब बाइंड फोर्स ना एक्चुअली में इतना कोई टफ नहीं है, बस लोगों को डर लगता है। देखो, जब भी आप किसी भी चीज को पानी में डालोगे, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम सबने करा होगा बचपन में, अगर तुम बाल्टी वगैरह से नहाते हो, है ना, बकेट और वो जो मग होता है, तो बाल्टी में पानी डाला होगा और उस मग को उस पानी में जरूर डाला होगा, और उस मग को जैसे तुम पानी में छोड़ोगे तो वो मग ऊपर की तरफ ऐसे उछल के आता है। आई गेस सब नहीं करा होगा, एक ना एक बार तो वो मग जो है वो ऊपर क्यों आता है, किस लिए आता है, कैसे आता है, तो उसका रीजन है बायोएंट फोर्स। यानी आप अगर किसी भी लिक्विड के अंदर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डालोगे तो वो ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को हम बोलते हैं बायोएंट फोर्स। बायोएंट फोर्स, राइट। बायोएंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid on a object placed in it. This force act against gravity. यानी ग्रेविटी तो नीचे लगेगी और बायोएंट फोर्स हमेशा ऊपर लगेगी, ठीक है। इसी वजह से आप जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हो तो वो ऊपर की तरफ आता है। अगर तुम स्विमिंग पूल में गए हो, तुम्हारा कोई एक बहुत भारी दोस्त है यानी जिसका वेट ज्यादा है, अगर तुम्हारा ऐसा भी कोई दोस्त है ना, तो उसको भी तुम स्विमिंग पूल में लेके जाओ, जिसको तुम आज तक नहीं उठा पाए, बट स्विमिंग पूल में तुम उसको उठा लोगे इजीली। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल में
पानी उस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो उसका जो वजन होगा, जो उसका जो वेट है, वो ऑलरेडी कम हो चुका है, उसका वेट कम हो गया। क्यों? क्योंकि बाइंड फोर्स ऊपर लग रही है ना, बाइंड फोर्स ऊपर लग रही है, तो तुम फोर्स लगाओगे, बाइंड फोर्स लगाएगी, तो तुम उसको इजीली अपलिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि बाइंड फोर्स को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। आ जाओ। पहला फैक्टर, फैक्टर नंबर 1, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। मैंने तुम्हें क्या बताया? डेंसिटी का मतलब है भारीपन, डेंसिटी का मतलब है भारीपन। यानी तुम ऐसे समझ लो, यानी तुम ऐसे समझ लो कि डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। मैंने तुम्हें बताया ना, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा पुश मिलने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत सही। वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, इसको अभी लीव करो। तीसरा, ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी पे भी ना बाइंड फोर्स डिपेंड करती है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, बाइंड फोर्स ऊपर फोर्स लगा रहा है। राइट राइट। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। राइट। तो ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। अगर तुम एक ऐसे प्लेनेट में चले गए जिसमें ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया, तो क्या होगा? बॉल इजीली पानी से बाहर आ जाएगी। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इसके बारे में भी बात करेंगे, और तीसरा है ग्रेविटी। ठीक है भैया समझ नहीं आया? अभी समझना भी नहीं है, बताऊंगा बताऊंगा। अब तुम समझो फ्लोटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, फिर हम आते हैं आर्किमिडीज बाबा पे। ठीक है, आर्किमिडीज बाबा ने एक लॉ दिया था, उसको हम पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज फ्लोट आखिर करती कैसे है। तो एक प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। मान लो ये पानी है, ये एक बॉल है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रही होगी mg, यानी इसके वेट के बराबर की फोर्स लगेगी, और नीचे से फोर्स लगेगी बायंड फोर्स, उसको मैं एफ बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, अगर mg इज ग्रेटर देन fb, तब क्या होगा बताओ? बॉल विल सिंक। क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाएगा। अगर fb mg से ग्रेटर है तो क्या होगा? ऊपर जाएगी बॉल, ऊपर जाएगी। ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा? तो आपकी जो बॉल है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो फ्लोट करेगा, यानी वो पानी पे आधा तैरता रहेगा, वो पानी पे आधा तैरता रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसी इसी फ्लोटिंग प्रिंसिपल को एक और नजरिए से तुम्हें सोचना पड़ेगा। नजरिया है डेंसिटी का, नजरिया है डेंसिटी का। मैंने तुम्हें क्या बताया? डेंसिटी इज भारीपन। तो मुझे एक बात बताओ, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा या वो ऊपर होगा? भैया डेंसिटी भारीपन है, तो जो चीज भारी होती है वो नीचे होती है, और जो हल्की होती है ऊपर होती है। बिल्कुल। तो अगर अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये लिक्विड है, मान लो क्या है ही, तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, तो क्या होगा? ज्यादा भारी कौन? लिक्विड ज्यादा भारी है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा, है ना। डेंसिटी इज दी भारीपन, तो जिसकी भारीपन ज्यादा वो नीचे रहेगा। बट अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो गई लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो क्या कर जाएगा? वो सिंक कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझे। और इसी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग प्रिंसिपल। फ्लोटिंग प्रिंसिपल के तीन ही पॉइंट है कि क्या है? अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना। वो फ्लोट कब करेगा? जब उसका भारीपन कम होगा लिक्विड के भारीपन से। अब बॉडी विल सिंक इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर डेंसिटी ज्यादा हो गई तो भैया नीचे चला जाएगा। और अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है तो वो क्या करेगा? एक ही पोजीशन पे रहेगा, फ्लोट करता रहेगा एक ही जगह पे। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं किसके अंदर? फ्लोटिंग प्रिंसिपल के अंदर। अगर ये क्लियर है बेटा तो एक बार चार्ट में पी के लिख दो, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं आर्किमिडीज बाबा के प्रिंसिपल की तरफ। क्लियर है?
अच्छा सुनो यार, पहली चीज माफी चाहूंगा कि आज तुम्हें थोड़ी एनर्जी भी लो लग रही होगी, और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में रीजन भी दे ही दिया है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्यों थोड़ा सा आज मूड थोड़ा अपसेट है, थोड़ा नहीं काफी अपसेट है। सो थोड़ी चीजों का लेकर ऐसे बुरा लग जाता है, तो तुम्हें थोड़ी सी आज एनर्जी ड्रॉप दिख रही होगी, है ना। उतने शायद मैं ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं दे पा रहा। सो आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं यार, मैं तुम्हें सही बताऊं ना, मैं वो टीचर नहीं हूं जो कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाता है। समझ रहे हो ना बात को। तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे तुम्हारी जीवन के अंदर जो कि सिर्फ शायद पैसे कमाने के लिए पढ़ाएंगे कि यार ठीक है, टीचिंग इज अ जॉब। बट मेरे लिए ना वो जॉब नहीं है, मेरे लिए वो एक एक्साइटमेंट है, मेरे लिए वो मेरा कर्तव्य है। और मुझे ना इस कर्तव्य में डेली अपना 100% देने में मजा आता है। तो जब मैं क्लासेस में आता हूँ ना, तो मैं एकदम एक एनर्जी लेकर आता हूँ, एक जज्बा लेकर आता हूँ, और मैं तब तक पढ़ाता हूँ जब तक तुम्हें समझ नहीं आता। राइट। तो आज आई नो वो थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी आपको डिप लग रही होगी। सो आई एम रियली सॉरी यार, है ना। बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे, आई एम वेरी रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आज मेरे को आपको इतनी लो एनर्जी में पढ़ाना पड़ रहा है, बट सॉरी। मतलब मैं बहुत मैं मुझे मुझे बहुत बेकार लगता है जब मैं ऐसे आधे मन से पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि दिस इज नॉट मी। मैं, तुम्हें पता है यार, तुम्हारे पी के भैया जब पढ़ाते हैं ना, तो ऐसा पढ़ाते हैं कि मजा आता है। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग क्लासेस, वो जोक्स, वो एक्साइटमेंट। थोड़ा सा आज लो है, तो आज के लिए चला लेना काम, बट कल से आपको वही जोश, वही एनर्जी मिलेगी। नो वरीज। आयो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे हम बात करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, पहले तो ये समझो। आर्किमिडीज बाबा आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। वो एक्सपेरिमेंट ना हमें बड़े ध्यान से देखना होगा। देखो, उन्होंने एक बीकर में एक लिक्विड लिया, एक लिक्विड लिया, उसको पूरे ऊपर तक भर दिया, पूरा फुल भर दिया। ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट डाला, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बॉल है, उस बॉल को इसके अंदर कंप्लीटली डाला। तो जब वो बॉल अंदर गई, तो उस बॉल ने कोई स्पेस ली होगी, लिक्विड में कोई स्पेस ली होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बीकर पहले से भरा हुआ था, तो पानी नीचे गिरने लगेगा। यस और नो? यस और नो? पानी नीचे गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। तुम बोलोगे भैया बिल्कुल गिरेगा। तो पानी ना नीचे गिरने लगता है, पानी नीचे से गिरने लगता है, और जितना पानी नीचे गिरा, उस पानी को एक दूसरे बीकर के अंदर उसने स्टोर कर लिया, आर्किमिडीज बाबा ने स्टोर कर लिया। और उस जितना पानी जो नीचे डिस्प्लेस हुआ है, जो पानी नीचे गिरा है, उस पानी का वजन करा। वजन यानी मास नहीं, वेट करा। वेट क्या करा? वेट करा। वेट समझते हो ना? mg, mg, वेट करा। जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वेट करा, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ और उसका जो वेट है, वेट, दैट इज इक्वल टू दी बायोएंट फोर्स। वो बायोएंट फोर्स जो कि इस बॉल पे लग रही होगी। यानी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि बायोएंट फोर्स इज इक्वल्स टू दी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्या बोला उन्होंने? फिर से सुनना। आर्किमिडीज बाबा ने यह बताया कि एक बॉल पे लगने वाली अगर तुम्हें बायोएंट फोर्स निकालनी है, तो तुम क्या करो कि जितना पानी उसने डिस्प्लेस करा, उस पानी का वजन कर लो। तो जितना उस पानी का वेट आएगा, उतनी ही बायोएंट फोर्स उस पर लग रही होगी ऊपर की डायरेक्शन में। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली सबमर्ज, सबमर्ज यानी पानी के अंदर डाल दिया है, इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड बायोएंट फोर्स। उस पर एक फोर्स लगती है ऊपर की डायरेक्शन में, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यानी जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस करा है, उसको अगर वजन कर लोगे, वही बायोएंट फोर्स उस पर लग रहा होगा। यह था आर्किमिडीज बाबा का एक सिंपल सा नियम, सिंपल सा नियम। कोई दिक्कत? अच्छा, ये स्टेटमेंट पूछी जाती है बेटा, स्टेटमेंट ना याद रखना, डबल स्टार लगा लो। ये स्टेटमेंट कई बार पूछ देखने को मिली है कि डिफाइन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बताओ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो बता दोगे, है ना? समझ आ गया ना? तुम्हें समझ आना इंपॉर्टेंट है कि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट करा, वही बाइंड फोर्स के बराबर निकला। ठीक है जी, आगे भैया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसके क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन पे, और ये लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एप्लीकेशन पढ़ते हैं, आ जाओ।
एप्लीकेशन नंबर 1, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आपको फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के बारे में पता चलता है। यानी अगर इमेजिन करो एक नाव है, एक बोट है, अगर वो बोट जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है, है ना, उतनी ही बाउंड फोर्स उस पर लगेगी। हाँ है ना, हाँ है ना। अब मान लो उस बोट में मैं ज्यादा लोगों को बैठा देता हूं, तो अब उसका वेट तो ज्यादा हो गया, बट बाउंड फोर्स तो कम थी, वेट ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, वो बोट डूब जाएगी। यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बताता है कि इफ द बाउंड फोर्स इक्वल्स टू और एक्सीड्स इट्स वेट, यानी अगर बाउंड फोर्स या तो बराबर होनी चाहिए या तो वेट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी एक बोट, एक नाव चल सकती है। वरना इफ बाउंड फोर्स इज लेस, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। अच्छा, जो शिप होती है ना, शिप, उनका अगर तुमने कभी डिजाइन देखा हो ना, तो उनका डिजाइन भी ऐसा बनाया जाता है, अगर तुमने देखा हो आगे से कुछ ऐसा होता है, देखा है, शिप ऐसी होती है, ऐसे ट्राइंगल आगे से। क्यों? इस डिजाइन से वो ज्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस कर पाती है, और जितने ज्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा कोई ऑब्जेक्ट, उतना ही तो क्या लगेगा, बाउंड फोर्स लगेगा, राइट। तो उसकी शेप ऐसी होती है कि वो ज्यादा फ्लूइड को डिस्प्लेस करे, इसलिए वो पानी में तैर पाता है, ठीक है। शिप आर डिजाइन टू डिस्प्लेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू जनरेट इनफ बाउंड फोर्स, ठीक है, इसलिए शिप्स पानी में तैर पाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबमरीन की। तुमने देखा सबमरीन्स जो होती हैं वो पानी के ऊपर भी आ सकती हैं, पानी के नीचे भी जा सकती हैं। कैसे करते हैं, सबमरीन के पास ना कुछ टैंक होते हैं, टैंक, तो जब उनको नीचे जाना होता है ना, उन टैंक में वो पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो पानी को स्टोर करते क्या हुआ, उनका वजन बढ़ गया, उनका वेट बढ़ गया। तो अब उसका वेट बढ़ गया, बाइंड फोर्स कम है, वेट ज्यादा है, तो वो नीचे चली जाएंगी। और जैसे ही उनको ऊपर आना होता है, तो उन टैंक में से पानी को रिलीज कर देते हैं, उससे क्या होता है, वो ऊपर आ जाते हैं, राइट। क्या बात समझ में? सबमरीन कंट्रोल बायोन्सी बाय एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन द बैलेस्ट टैंक, ठीक है। इस टैंक की मदद से वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर, ये क्या होते हैं, ये डिवाइसेस होते हैं जो कि पानी और दूध की शुद्धता यानी प्योरिटी को नापने के काम आता है। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं। एक ये ना एक डिवाइस होता है, मान लो तुम्हारे घर में एक दूध आया, अगर उस दूध में कोई मिलावट नहीं होती तो उसकी डेंसिटी हाई होती। बट आजकल क्या होता है, दूध के अंदर पानी मिला देते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, हाँ है ना। दूध की डेंसिटी हाई होनी चाहिए थी। तो एक मटेरियल होता है जिसको हम लेक्टोमीटर बोलते हैं, वो लेक्टोमीटर दूध में ऐसे डालते हैं। तो अगर दूध की डेंसिटी ज्यादा है, दूध की डेंसिटी मान लो ज्यादा है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना लेक्टोमीटर का, वो नीचे सिंक कर जाता है, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा भारी। हाँ, हाँ, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक चीज उल्टी बोल दी, एक मिनट रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज उल्टी बोल दी, कि अगर दूध की डेंसिटी अच्छी है, यानी उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो दूध क्या है, दूध भारी है। और लेक्टोमीटर ऊपर फ्लोट करेगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, फ्लोट करेगा। लेकिन अगर दूध की डेंसिटी कम है, उसके अंदर मिलावट है, तो डेंसिटी कम हो गई। अब ये लेक्टोमीटर नीचे सिंक करने लगेगा। हाँ, ठीक है, बताओ, डन। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, यस, यस, ठीक है, आया समझ में? बताओ मुझे। यानी हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोमीटर क्या है, ये ऐसे डिवाइस हैं जिनसे हम पानी और दूध की प्योरिटी चेक करते हैं। अगर अब दूध आपका प्योर है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसके ऊपर लेक्टोमीटर फ्लोट करेगा। लेकिन अगर उसमें मिलावट है, उसकी डेंसिटी कम है, तो लेक्टोमीटर सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो यही होता है। हाइड्रोमीटर वर्क्स ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड आर यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स। A lactometer is the special type of hydrometer used to measure density and the purity of the milk. It floats higher in pure milk. Pure milk में float करता है and sink in diluted milk. मतलब अगर उसमें मिलावट होती है तो डेंसिटी कम होती है, वो नीचे डूब जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एप्लीकेशंस याद रखने हैं बेटा तुम्हें, और यहां पर ये चैप्टर ऑफिशियली आपका खत्म होता है। लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन से आप मुझे बताओगे। चलो,
बड़ा अच्छा सवाल है। मेटल ब्लॉक का वजन इतना है एयर के अंदर, एंड अगर पानी में डाल दिया तो उसका वेट चेंज हो गया। तो बताओ पहले तो लॉस वेट का कितना हुआ, बायंड फोर्स कितनी है और डेंसिटी कितनी है? देखो एक मेटल ब्लॉक था, उसका वजन तो वैसे 50 न्यूटन था, लेकिन पानी में डाल के 35 न्यूटन हो गया। तो अब तुम सोचोगे कि ये जो 15 न्यूटन कम हुआ है, ये कम हुआ कैसे? क्योंकि क्योंकि जब उसे पानी में डाला तो उस पर एक फोर्स लग रही थी ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि थी बायोएंट फोर्स। जिस बायोएंट फोर्स की वजह से 15 किलो कम हो गया। यानी बायोएंट फोर्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो दैट इज नथिंग, इट इज 15 न्यूटन। क्योंकि बायोएंट फोर्स की वजह से ही तो इसका वजन कम हुआ। तो जितना वजन कम हुआ वो किसकी वजह से था? बायोएंट फोर्स। तो बायोएंट फोर्स की वैल्यू कितनी है? 15 न्यूटन। ठीक है, अब ये डेंसिटी कैसे निकालोगे? ये सोचो, ये सोचो, अगर एक ब्लॉक है उसकी डेंसिटी तुम्हें निकालनी है, तुम कैसे निकालोगे? दिमाग लगाओ। पहले मुझे बताओ बायोएंट फोर्स तक का तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया क्या? जल्दी ना। हाँ 15 न्यूटन सबने सही लिखा है। कैसे निकालोगे, कोई आइडिया? मास बाय वॉल्यूम। देखो बेटा अब मैं तुम्हें बता देता हूं, वैसे तो पर वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हाई लेवल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये दो तो तुम्हें समझ आ गए, अभी तीसरा पार्ट थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या बताना है? हमें इस ब्लॉक की, मेटल ब्लॉक की डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब ना मास है ना वॉल्यूम है, बट मास तो है। कैसे? देखो, एयर में उसका वेट है 50 न्यूटन। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी। जी कितना है? 10। और वेट कितना है? 50। तो ये कटेगा तो मास की वैल्यू आ जाएगी 5 केजी। यानी बेटा मास तो है, मास तो है, पर भैया वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अगर तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें क्या बताया था? बायोएंट फोर्स इज इक्वल्स टू दी, बायोएंट फोर्स इज इक्वल्स टू दी क्या? वेट ऑफ द लिक्विड। जितना लिक्विड फ्लूइड ने डिस्प्लेस करा है, यही होता है बायोएंट फोर्स। यस और नो? जल्दी बताओ, यही होता है क्या? हम्म, फटाफट से बताओ, यस और नो? नहीं आया अब भी समझ में? बहुत बढ़िया। हाँ फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। यानी मैं लिख सकता हूं बायोएंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा। बायोएंट फोर्स की वैल्यू है 15 न्यूटन। अच्छा अगर मुझे यह निकालना है कि कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? देखो मास का ना एक फॉर्मूला होता है, मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? अब सुनना बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हाँ कि ना? मास का एक फॉर्मूला होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है? तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, अगर मुझे उसका वेट निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू जी। अरे वेट क्या होता है? मास इंटू जी, है ना? मास कितना है? अब देखना मैं यहां लिखने जा रहा हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। जी की वैल्यू 10 होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहां से आया? यहां से आया। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये बात किसकी हो रही है? बात हो रही है जो पानी डिस्प्लेस हुआ है। तो पानी की डेंसिटी इस क्वेश्चन में अब हमें गिवन होनी चाहिए थी, नहीं है तो तुम याद कर लो। पानी की डेंसिटी होती है 1000। पानी की डेंसिटी होती है 1000। तो ये तुम्हें यहां पे गिवन होना चाहिए था। तो पानी की डेंसिटी होती है 1000, ठीक है, इंटू वॉल्यूम। और जी की वैल्यू होती है 10, वो तो तुम्हें पता ही है। तो इससे हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो कितना आएगा? जरा सॉल्व करो। कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था? तो वो आपका आ जाएगा कितना? 15 बाय 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.001239
4, 1 2 3 4, हाँ ये आ गए वॉल्यूम, ये आ गए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम आ चुकी है अपनी, ये वॉल्यूम आ गई। अब तुम ना यहां पर बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग के ध्यान रखना कि जितनी वॉल्यूम सॉलिड की होगी, वो जो मेटल ब्लॉक तुमने डाला है, जितनी वॉल्यूम उसकी होगी ना, उतना ही पानी बाहर डिस्प्लेस होगा। यानी जितना पानी बाहर डिस्प्लेस हुआ है, उसकी जो वॉल्यूम है, दैट विल बी इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक। वो मेटल ब्लॉक के वॉल्यूम के बराबर होगा। इन दोनों की वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए, यस और नो। अरे एक मेटल ब्लॉक को डाला तो उसकी जितनी वॉल्यूम थी उतनी वॉल्यूम का पानी बाहर गिर गया, है ना। तो अब मेरे पास मेटल ब्लॉक की वॉल्यूम भी आ चुकी है। तो अब मुझे बस इस फॉर्मूले में पुट करना है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास था 5 और डेंसिटी वॉल्यूम कितनी है 0.0015। बस इसको सॉल्व कर लो, ये आ गई डेंसिटी, ये आ गई डेंसिटी। बताओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं मैं। 1000 कैसे आया? 1000 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी का यूनिट याद रखना, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक बार इसको फिर, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, जब क्लास खत्म हो जाए ना, तो एक बार फिर इसको देखना, ये क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। एनवाईक्यूज अपलोड हो चुके हैं बेटा, फटाफट से आंसर देते चलो, 2 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं। प्रेशर एट द पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। एक लिक्विड के अंदर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ पे। किस पे? डेप्थ पे, है ना। मैंने बताया था ना तुम्हें, डेप्थ पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, डी आ गया, ऑल ऑफ द अबव, तीनों पे डिपेंड करता है, राइट। चलो, अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल अ बॉडी फ्लोट्स। बॉडी कब फ्लोट करेगी? जब बायोएंट फोर्स बराबर होगी वेट के, ठीक है। तो बायोएंट फोर्स और वेट बराबर होना चाहिए, ऑप्शन सी आएगा। बायोएंट फोर्स एन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन। बायोएंट फोर्स किस पे डिपेंड करती है? बताओ किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्या इस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है। क्या डेंसिटी पे डिपेंड करती है? बताओ, क्या डेंसिटी पे डिपेंड करती है? यस और नो, सोचो। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे डिपेंड करती है क्या? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से बायोएंट फोर्स का क्या लेना देना? लिक्विड की डेंसिटी कितनी है वो इंपॉर्टेंट है, तो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो आंसर आएगा बी एंड सी। ठीक है, चलो यहां पर आपके क्वेश्चन हुए समाप्त। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, दैट इज दिस। ये आपका HW है, ये आपका HW है, ट्राई करना इसको करने का। इसके अंदर हमें देखो एक बॉडी दी गई है जिसकी वॉल्यूम हमें गिवन है, बॉडी ऑफ अ वॉल्यूम दिस इज फुल्ली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। एक लिक्विड में उसको डाला गया है और लिक्विड की डेंसिटी भी हमें गिवन है। कैलकुलेट द बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ट्राई करना, ट्राई करना, ठीक है। बायोएंट फोर्स निकालने का बस एक फॉर्मूला याद रखना, बायोएंट फोर्स इक्वल्स टू दी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अगर आप वेट निकाल लेते हो फ्लूइड का, जितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज दी बायोएंट फोर्स। बात खत्म, ट्राई करना इसको, ठीक है। चलो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास को करते हैं खत्म। ओके जी, डायग्राम, क्या डायग्राम, क्या डायग्राम? थ्रस्ट समझा दो बेटा, थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स है, कुछ भी नहीं है। थ्रस्ट इज जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स, और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो कल कल कौन सा चैप्टर पढ़ोगे बताओ? एक नया चैप्टर कल स्टार्ट करें, क्या कहते हो? ग्रेविटेशन हो गया है, तो वर्क पावर एनर्जी या तो पहले हम खत्म करा देते हैं, वर्क पावर एनर्जी है ना, वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को वर्क पावर एनर्जी पढ़ने में? बताओ,
वर्क पर एनर्जी के बाद एक आपका केमिस्ट्री का चैप्टर बचेगा और एक आपका बायो का चैप्टर बचेगा, राइट। दोनों ही चैप्टर बड़े हैं। इंप्रूवमेंट इन फ्लूइड रिसोर्स इज अ बिग चैप्टर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज ऑल्सो अ बिग चैप्टर। तो दोनों बड़े चैप्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे। अच्छा साउंड भी तो बचेगा साउंड को तो इग्नोर ही कर दिया, साउंड भी तो बचेगा। सॉरी साउंड को भूल गया यार मैं। चलो